हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएँ। ओके, आज हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स की, जो पार्ट छूटा हुआ था हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की क्लास के बाद। ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण, जो किसमें है, पार्ट 14 के ए में या क में, और इसे कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या किया गया? ट्रिब्यूनल्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जोड़ा गया, नया भाग 14A या 14 का कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए 2 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया। कौन कौन से 2 अनुच्छेद हैं? फर्स्ट, जहां हाई कोर्ट खत्म हुआ था आपका, हाई कोर्ट नहीं, 323 का। ओके, और सेकेंड जो आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 323 खा। तो इन दोनों आर्टिकल में क्या है? 2 अधिकरणों की बात की गई है। ठीक है, इन 2 आर्टिकल्स को जोड़ के 2 अधिकरणों की बात की गई है। 2 विषयों पर क्या है? अधिकरण का गठन किया जा सकता है। पहला जो आर्टिकल 2323 का या ए है, उसमें किस अधिकरण की बात की गई है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, यानी प्रशासनिक अधिकरणों की बात की गई है। ओके, तो इसमें बात करेंगे हम किसकी? प्रशासनिक अधिकरण की। आर्टिकल 323 का। ठीक है, तो आर्टिकल 323 का में किसकी बात की है? प्रशासनिक अधिकरण की। और आर्टिकल 223 खम किसकी बात की गई है? किसकी गठन की बात की गई है? किस मामलों से रिलेटेड? अधिकरणों की। इसमें बात की गई है अन्य मामलों की। अभी हम बात करेंगे इसमें अन्य मामले कौन कौन से आते हैं। अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण। वे अन्य मामले क्या क्या हैं? कोई भी मामले हो सकते हैं जो संसद क्या करे? निर्धारित करे। ठीक है, तो आर्टिकल 323 क में प्रशासनिक अधिकरण की, और आर्टिकल 323 ख में किसकी बात की गई है? अन्य मामलों से रिलेटेड अधिकरण की। तो प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 क इस किससे संबंधित है? लोक सेवाओं से। केवल और केवल क्या है? लोक सेवाएं जो हैं, जो नागरिक पद हैं, सिविल, जैसे सीडीएस होता है, सीडीएस के एग्जाम होते हैं हर साल सेना के, लेकिन वो सैन्य पद नहीं होते। क्या होते हैं? सिविल डिफेंस सर्विसेज होती हैं। क्या है? जो क्या है? प्रशासनिक कार्यों में क्या है? अपना योगदान देती हैं, सेना से रिलेटेड। बाकी सैन्य वाले लोग जो होते हैं पदाधिकारी, वो क्या है? फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, सैनिक, ब्रिगेडियर, मार्शल, ओके, कैप्टन, ये लोग क्या है? सैन्य सेवा में आते हैं। तो बात करें प्रशासनिक अधिकरण की, और प्रशासनिक अधिकरण में केवल लोक सेवकों की बात की गई है। संबंधित मामलों से रिलेटेड क्या है? अधिकरण का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? केवल संसद द्वारा।
इसमें राज्य विधानमंडल का क्या है, कोई रोल नहीं है। केवल पार्लियामेंट ही क्या है, प्रशासनिक अधिकरणों का गठन कर सकती है। लेकिन अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण में क्या है, संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी क्या है, अपने अपने क्षेत्र में, यानी कि जो जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उसमें क्या है, ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकती हैं। ओके, तो प्रशासनिक अधिकरण केवल संसद, पार्लियामेंट गठन करेगी, और केवल किससे रिलेटेड है ये, लोक सेवाओं से। ओके, तो संसद क्या है, लोक सेवाओं से रिलेटेड, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। ठीक है, राज्य की भी लोक सेवाएं हैं, जैसे पीएस, स्टेट पीएससी, ठीक है, और केंद्र में यूपीएससी, और भी केंद्रीय लोक सेवाएं हैं। स्थानीय निकाय हैं, सार्वजनिक निगम हैं, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। इनमें जो नियुक्ति है, जो नियुक्ति होगी व्यक्तियों की, उनकी भर्ती, सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए क्या करेगी, संसद एक प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण करती है। तो किन किन की बात कर रहा है संसद, केंद्र व राज्यों के लोक सेवाओं, केंद्र व राज्यों के लोक सेवाओं, और किसकी बात करें, स्थानीय सेवाओं, मतलब स्थानीय निकायों, ठीक है, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक निगमों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में जो व्यक्ति हैं, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड क्या है, जो भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवाद को सुलझाने का लिए क्या करेगा, संसद द्वारा क्या है, प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाता है। ओके, दूसरा, संसद द्वारा क्या किया जाता है प्रशासनिक अधिकरण गठन के मामले में, कि सेवा मामलों से संबंधित, सर्विसेज से जो इश्यूज हैं, सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज जो हैं, संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग कर एक प्रशासनिक अधिकरण का क्या है, गठन कर सकती है। यह अधिकार किसको है, संसद को। नागरिक न्यायालय मतलब यही आपके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, जिला न्यायालय हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, ठीक है, इनके न्याय क्षेत्र से ये क्या करती है, ये जो मामले हैं, सेवा मामले, सर्विसेस, लोक सेवकों के अलग क्या है, प्राधिकरण का गठन इसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इसमें था कि हमने क्या था, सेवाओं से सेवा मामले, सेवा मामलों में क्या, नागरिक न्यायालय से अलग एक अधिकरण की बात की जा रही है इसमें, इसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट द्वारा। तो जितने हाई कोर्ट्स थे पहले और जो नागरिक उच्च न्यायालय थे पहले या अभी हैं, उनके न्याय क्षेत्र में क्या है, सर्विसेज मामलों के विवाद क्या है, नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एक मामला आएगा, चंद्र कुमार का मामला, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट में भी ये मामले आते हैं, हालांकि सब ऑर्डिनेट न्यायालय में मामले नहीं जाते। ठीक है, तो सेवा मामलों से संबंधित जो विवाद है वह उसके लिए अलग एक अधिकरण की गठन संसद द्वारा किया जाएगा, ऐसी बात की गई है आर्टिकल 323 क में। ओके, अब हम बात करें किसकी,
ये अधिनियम आ गया और आर्टिकल भी संविधान में जोड़े जा चुके हैं। इसके बाद क्या किया गया, पार्लियामेंट द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम लाया गया। कब, 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम लाया गया। कब, 1985 में। तो पार्लियामेंट द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में लाया गया और इसमें बात की गई क्या, दो अधिकरणों के गठन की बात की गई, एक सीएटी और एक एसएटी। सीएटी मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो सीएटी और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन की बात किस अधिनियम में की गई, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में। ठीक है, तो केंद्र लेवल पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्यों पर, राज्य लेवल पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल राज्य द्वारा क्या है, गठन किया जाता है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, प्रशासनिक, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की। इसका गठन कब किया गया, जब ये एक्ट आया उसके तुरंत बाद ही। प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है ना ये, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1985 में। तो केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया, 1985 में अधिनियम आने के बाद 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया। तो अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं और कौन कौन सी सर्विसेज नहीं आती हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो इसका कार्य क्या था, अधिकार क्षेत्र क्या थे इसके, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के, यानी कि इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से सर्विसेज के लोगों के विवाद आते थे या आते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे फेमस यूपीएससी से रिलेटेड अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो हैं, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ठीक है, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट, अखिल भारतीय सेवा, और जो केंद्र ले कर्मचारी होंगे, अखिल भारतीय सेवा से संबंधित व्यक्तियों के मामले। दूसरा, केंद्रीय लोक सेवा के अधीन, यानी कि जो सेंट्रल सरकार की, जो गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार की क्या है, कर्मचारी हैं, केंद्रीय सेवा के अधीन नागरिक सेवाएं, सिविल सर्विसेज वाले केंद्र सेवा के अधीन जो हैं, ठीक है, और सैन्य सेवा के सिविल कर्मचारी, जिसके हमने बात की सीडीएस, इस टाइप के, डिफेंस के नहीं, सैन्य सेवा के सिविल कर्मचारी, तो इन तीन सेवाओं के जो सदस्यों के जो पद से रिलेटेड सदस्य हैं, उनसे संबंधित मामले आते हैं, नियुक्ति से रिलेटेड, ठीक है, और भी कोई मामले
आते हैं उनसे रिलेटेड, तो उसका निवारण कहाँ किया जाएगा? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 19, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण न्यायालय का दिल्ली। प्रधान जो पीठ है वह कहाँ है? दिल्ली में। और पूरे देश में इसकी टोटल खंडपीठ कितनी है? 17, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के नागरिक सेवा के जो व्यक्ति हैं वो कहाँ कहाँ हैं? अलग अलग स्टेट्स में कार्यरत हैं, कार्य करते हैं, तो सभी लोग दिल्ली तो आ नहीं सकते। तो क्या है कि हर करीब करीब सभी राज्यों में क्या है? 17 इसलिए है कि गुवाहाटी में एक है, उधर के सारे गुवाहाटी के में ही, गुवाहाटी खंडपीठ में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण में जाते हैं। 8 तो ऐसे ही निकल गए। ओके, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का 1985 दिल्ली में प्रधान खंडपीठ का गठन किया गया था। टोटल क्या है? 17 खंडपीठ। और इसका अधिकार क्षेत्र क्या हो गया? 3 सेवाओं की बात की हमने, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा के अधीन नागरिक सेवाएं और सैन्य सेवा के क्या है? सिविल कर्मचारी। कौन नहीं आएंगे इसमें? सम्मिलित नहीं होगा। जो बच गए वो सम्मिलित नहीं होंगे केंद्रीय सेवा से रिलेटेड। जैसे सैन्य सेवा के सदस्य, सैन्य सेना के सदस्य, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, और संसद जो सचिवालय है उसके कर्मचारी, दोनों संसद के सचिवालय के कर्मचारी क्या हैं? इनको छूट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ये आता है कि सैन्य सेवा के अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी या किसके सचिवालय, संसद सचिवालय के कर्मचारी का भी आते हैं किसके अधिकार क्षेत्र में? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के। तो क्या है वहाँ ऑप्शंस क्या होंगे? गलत होंगे या उन्हें हम क्या सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ अखिल भारतीय सेवा और इनकी बात की गई है। ओके। 2006 में क्या किया गया? जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य हैं इनको बराबरी का दर्जा दिया गया, या इनकी हैसियत किसके बराबर की गई? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर कर दी गई जो इनके सदस्य हैं। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। मतलब बराबर करने का मतलब क्या हुआ कि जो पावर्स हैं, ठीक है, जो सुख सुविधाएं हैं, सेवा शर्तें हैं, परिलब्धियां हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो क्या है? इनको भी प्राप्त होने लगी। 2006 में संशोधन करके इनके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों को क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर की हैसियत प्रदान की गई, ठीक है। ये बात हो गई केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अधिकार क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में कौन नहीं आते हैं। हम बात करेंगे अब किसकी? कितने सदस्य होते हैं सीएटी में? सीएटी तो इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होता है, और सदस्य मैक्सिमम किसी भी और 69 सदस्य हैं फिलहाल अभी। तो टोटल कितने हो गए अध्यक्ष को लेकर? 70, ठीक है। तो एक अध्यक्ष और 69 सदस्य होते हैं। पहले 65 थे, लेकिन अभी हाल में क्या है, इनकी संख्या क्या है? बढ़ा दी गई है। तो एक अध्यक्ष और 69 सदस्य, तो इस तरह टोटल कितने कुल सदस्य हो गए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में? 17, ठीक है। और ये जो जितने 17 सदस्य हैं, कहां से लिए जाते हैं? जुडिशरी से, यानी कि न्यायिक क्षेत्र से, और प्रशासनिक क्षेत्र से। ठीक है। तो जो सदस्य लिए जाएंगे सीएटी में वो दोनों क्षेत्रों से होते हैं, न्यायिक क्षेत्र से और प्रशासनिक क्षेत्रों से। ठीक है। तो जो कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है उसके अधीन कौन
विचार करेगा। न्यायिक क्षेत्र वाले विचार कर सकते हैं। और जो प्रशासन से रिलेटेड कानून है, ये प्रशासन में जो बातें हैं प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारियों को पता होगी। तो क्या इसीलिए क्या है कि दोनों क्षेत्रों से, न्यायिक क्षेत्रों से और प्रशासनिक क्षेत्रों से, दोनों से इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, लेकिन राष्ट्रपति कब करेगा इसकी बात आगे हम करेंगे। कार्यकाल क्या होता है इनका? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों का। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले पूरा हो। ठीक है, तो सीएटी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और सदस्यों की 5 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक। तो सीएटी का जो प्रेसिडेंट है वो 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक कार्य करता है, और सदस्य क्या है? मेंबर 5 वर्ष तक या 62 ईयर्स आयु तक कार्य करते हैं। ओके, अब नियुक्ति कैसे होती है इनकी? नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति कैसे होगी? तो एक चयन समिति होती है। ठीक है, एक चयन समिति होती है और इसका एक क्या है? अध्यक्ष होता है। चयन समिति का एक अध्यक्ष होगा। एक चयन समिति होती है और इसका एक अध्यक्ष होता है। और इसका अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत न्यायाधीश। इस चयन समिति का हमेशा अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत न्यायाधीश। ओके, और यह किसके द्वारा नामित किया जाता है? राष्ट्रपति नहीं, सीजेआई ये द्वारा यह नामित होता है व्यक्ति। कौन नामित करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नामित होता है ये सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत न्यायाधीश। ठीक है, फिर चयन समिति क्या है? नामों की अनुशंसा करती है, सदस्यों के नामों की। सदस्यों की अनुशंसा कौन करती है? सिफारिश चयन समिति करेगी अध्यक्ष की अध्यक्षता में। ठीक है, अब इस सिफारिश को क्या है? सीजीआई के पास जाता है। सीजीआई क्या है? फिर उस सिफारिश पर क्या है? सीजीआई अपनी सहमत देता है। सीजीआई द्वारा क्या? सहमति। सीजीआई क्या है? सहमत देता है। नामित भी अध्यक्ष कौन कर रहा है? सीजीआई। और जो चयन समिति द्वारा नाम सुझाए जा रहे हैं उसको सहमति भी कौन दे रहा है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इससे सहमति पाने के बाद नामों की लिस्ट कहाँ जाएगी? कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, यानी केंद्र सरकार की कैबिनेट की एक नियुक्ति समिति भी होती है ना, जो बड़े बड़े पदों पर अनुमोदन करती है। तो सहमति के बाद क्या है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास ये सूची जाती है, फिर उसको अनुमोदन देता है कौन? नियुक्ति समिति, कैबिनेट। कौन होता है नियुक्ति समिति का अध्यक्ष? जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो
अनुमोदन देने के बाद क्या है, उनकी नियुक्ति हो जाती है। नियुक्ति क्या है, क्लियर हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मामले में अध्यक्षों और क्या सदस्यों की नियुक्ति मामले में मेन पावर की यहां दिख रहा है किसका, सीजेआई का। अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर रहा है चयन समिति की, और सहमति भी दे रहा है। जब तक सहमति नहीं देगा तब तक नियुक्ति क्या है, कैबिनेट के पास लिस्ट नहीं जाती। ठीक है, तो ये हो गया इसकी नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, ओके। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अगर किसी को अपील करनी है तो क्या 50 रुपया शुल्क लगता है। जैसे आरटीआई के लिए 10 रुपया लगता था पहले, अभी पता नहीं कितना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में क्या है, किसी को आवेदन देना है तो 50 रुपए फीस लगती है। 50 रुपए देकर किसी को नहीं, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य और लोक सेवा के सदस्य, सैन्य सेवा के सिविल कर्मचारी, हम लोग नहीं जा सकते। ओके, इसमें क्या है कि याचिकाकर्ता स्वयं भी उपस्थित हो सकता है या अपने वकील के माध्यम से क्या है, अपनी याचिका दायर कर सकता है या उपस्थित हो सकता है कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल्स के सामने। ठीक है, इसमें उसका स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में। ओके, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है, जैसे कि बाकी न्यायालय जो हैं, वह सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हैं। जो 1908 में आया था सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की, कब आया था, 1908 में। तो बाकी जो न्यायालय हैं, चाहे लोअर कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स हों, वो क्या करते हैं, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के कानून को, जो प्रक्रिया उसमें दी गई है। लेकिन सीएटी इससे मुक्त है, बाध्य नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है सीएटी पर। इसका क्या है, नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। ओके, तो ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। हमने भी क्या देखा था कि नागरिक न्यायालय, उच्च न्यायालय से अलग ट्रिब्यूनल्स की बात की गई थी, इसकी विवादों को सुलझाने का। इसमें प्रोविजंस किया गया था कि जो भी मामले हैं इनसे रिलेटेड कर्मचारियों के, वो क्या है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध, मतलब इसके आदेशों के विरुद्ध सुनवाई सिर्फ कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में। याचिका की बात की गई थी अधिनियम में, ठीक है, प्रशासनिक अधिनियम 1985 में, जो कानून संसद द्वारा बनाया गया। बात की थी क्या, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका, इसके आदेशों के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन क्या हुआ, 1997 में चंद्र कुमार मामला आया एक, कब आया, 1997 में चंद्र कुमार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो ये प्रावधान है कि केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इसके आदेशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वह क्या है, असंवैधानिक है। यानी कि हाईकोर्ट में भी जा सकती है। और जो असंवैधानिक है और जो संविधान में उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है, उसके क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की इसके आदेशों के विरुद्ध याचिका को क्या किया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया संविधान द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब तक आप हाई कोर्ट में अपील नहीं करते तब तक क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। यानी कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट वाया हाई कोर्ट होके जाना पड़ेगा आपको। अब वर्तमान में क्या है, ये प्रोविजंस है कि हाई कोर्ट में अपील के बाद ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब कोई भी क्या है, कर्मचारी
इससे रिलेटेड मामलों से रिलेटेड सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब इसके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अगर उसको याचिका करनी है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वाया हाई कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। मतलब पहले हाई कोर्ट में अपील कीजिए, फिर उसके बाद कहाँ जाइए, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कोई सिविल कर्मचारी है, अखिल भारतीय सेवा का आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, उसके खिलाफ मामला सीएटी में चल रहा है, तो सीएटी क्या करे, इसके आदेशों के विरुद्ध वह कर्मचारी कहाँ जाएगा, पहले इलाहाबाद है यानी प्रयागराज हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां से भी असंतुष्ट होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर सकता। नेक्स्ट जो बात की गई थी एसएटी के गठन की। ठीक है, यानी ये एक तो हो गया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दूसरा राज्य प्रशासनिक अधिकरण। राज्य प्रशासनिक अधिकरण तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण अपने अपने स्टेट में राज्य द्वारा की गई है, इसका कोई यह तो निश्चित नहीं है। सभी स्टेट्स ने क्या है, अलग अलग किया है गठन, अलग अलग वर्ष में। लेकिन इसकी बात करेंगे हम, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। किसी भी स्टेट के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा नहीं है कि यहां पर राज्यपाल आ जाएगा। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गवर्नर के सलाह पर। ओके, यहां गवर्नर का सलाह पर ही क्या है, राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर संयुक्त राज्य प्रशासनिक अधिकरण है, मतलब कई स्टेट्स ने क्या है, मिलकर प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया है, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन प्रत्येक राज्यों के राज्यपालों से सलाह लेने के बाद, ठीक है, प्रत्येक राज्यों के गवर्नर से सलाह के बाद, कई राज्य हैं इसमें तो कई गवर्नर भी होंगे, उन सभी गवर्नरों के सलाह के बाद ही क्या है, राष्ट्रपति द्वारा इसके भी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण की बात। नेक्स्ट जो बात करेंगे आप किसकी, आर्टिकल 323 ख 323 बी की, अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण। तो अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है, दोनों के द्वारा, यानी दोनों विधायिका द्वारा, यानी संसद व राज्य विधायिका जो है प्रत्येक स्टेट में। लेकिन प्रशासनिक अधिकरण के मामले में, यानी आर्टिकल 323 का के मामले में क्या था कि केवल संसद ही प्रशासनिक अधिकरण का गठन करती थी। लेकिन यहां पर क्या है, अन्य मामलों में संसद व राज्य विधायिका द्वारा क्या है, ट्रिब्यूनल्स के क्या है, गठन किया जाता है। ओके, तो कौन कौन से मामले आते हैं इसमें, निम्नलिखित मामलों पर क्या है, अधिकरण गठन किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फर्स्ट, सबसे दिल्ली जैसे बात कर रहे हैं हम, किराया और किराएदार के अधिकार संबंधित मामले। ठीक है, किराया और किराएदार के अधिकार संबंधित मामले। दूसरा, नगरीय संपत्ति से संबंधित, अधिकतम संपत्ति से संबंधित।
मतलब नगर में क्या है, कितनी अधिकतम संपत्ति हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल्स हो, ट्रिब्यूनल्स गठन किया जा सकता है। नगरीय संपत्ति के अधिकतम होने से संबंधित, ठीक है। नगरीय संपत्ति की अधिकतम क्या सीमा से बात कर रहे हैं हम लोग, नगरीय संपत्ति के अधिकतम सीमा से संबंधित कोई मामला है तो उसके लिए भी क्या है, ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जा सकता है। तीसरा, संसद और हैसियत यानी कि राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित मामले। तो संसद पार्लियामेंट से निर्वाचन संबंधित मामला होगा तो कौन गठन करेगा, पार्लियामेंट द्वारा। और राज्य विधायिका संबंधित मामला होगा तो कौन करेगा, निर्वाचन संबंधित राज्य विधायिका द्वारा, ठीक है। फोर्थ, किसकी बात करें, फोर्थ भूमि सुधार, ठीक है। लैंड रिफॉर्मेशन का, भूमि सुधार से संबंधित मामला ट्रिब्यूनल्स गठन करना हो तो क्या होगा, गठन किया जा सकता है। और विदेशी मुद्रा, क्या है, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, जैसे फेमा का अधिनियम गठन किया गया संसद द्वारा, वैसे क्या है, इसके लिए ट्रिब्यूनल्स का भी गठन किया जा सकता है। आयात और निर्यात से संबंधित कोई ट्रिब्यूनल हो, आयात और निर्यात दोनों जगह हो सकता है, केंद्र सरकार और स्टेट में भी, स्टेट से भी चीजें क्या है, निर्यात की जाती है गुड्स, और स्टेट्स में आयात भी की जाती है। ओके, तो विदेशी मुद्रा हो गया, आयात निर्यात हो गया। छठा, इंडस्ट्रियल और लेबर से संबंधित कोई मामलों से रिलेटेड क्या है, ट्रिब्यूनल्स गठित करना हो, ठीक है। औद्योगिक और श्रम से संबंधित ट्रिब्यूनल्स गठन करना हो। सातवां, कर संबंधी कोई मामला हो, टैक्स से रिलेटेड, उसके लिए अलग से, जैसे जीएसटी है, टैक्स है, तो जीएसटी ट्रिब्यूनल्स का गठन क्या है, पार्लियामेंट द्वारा किया जा सकता है। ओके, स्टेट्स में क्या है, रोड टैक्स है, मार्ग कर है, तो मार्ग कर से रिलेटेड अगर राज्य विधायिका चाहे तो क्या कर सकती है, मार्ग कर अधिकरण का क्या है, गठन कर सकती है। ओके, और फूड से संबंधित यानी खाद्य सामग्री, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स कोर्ट्स हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स में कई चीजें आ जाती हैं, सिर्फ खाने की पीने की चीजें नहीं आती। अलग से अगर खाद्य सामग्री के लिए कोई ट्रिब्यूनल्स गठित करना हो तो क्या है, इस पर, इन सभी मामलों पर संसद और राज्य विधायिका द्वारा क्या है, गठन किया जा सकता है, ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जा सकता है। आर्टिकल 323 ख के तहत। और इनसे रिलेटेड भी क्या है, न्यायिक उपचार उपलब्ध है, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं इसके आदेशों के विरुद्ध भी। मतलब इन सब्जेक्ट्स के लिए जो ट्रिब्यूनल्स गठित किए जाएंगे उनके आदेशों के विरुद्ध भी क्या है, न्यायिक उपचार है। आप क्या है, सहमत नहीं है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स के आदेशों को, तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, इसमें जो जो क्षेत्र संसद के क्षेत्र में आएगा वो संसद ट्रिब्यूनल्स बनाएगी, और जो जो क्षेत्र राज्य विधायिका के क्षेत्र में आएंगे वो क्या करेंगे, वो उस पर क्या है, ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकते हैं। तो आज हमने देख लिया अधिकरण ट्रिब्यूनल्स भाग 14 का, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण और अन्य मामलों से रिलेटेड जो प्रशासनिक अधिकरण गठन करने की शक्ति है संसद और राज्य विधायिका की, हम इस पर क्या चर्चा कर ली। आज की क्लास यहीं एंड करेंगे, कल नेक्स्ट कोई टॉपिक्स पर क्लास होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।